देखो, वो कई बार इस तरह की फ़ोन आते हैं, उनको बहुत फ़ोनों को अवॉइड भी कर दें और बहुत पुलिस को देते भी हैं। ये भी फ़ोन आया, इसके पहले भी आए। राजवीर सिंह पवार इसने अपना नाम बताया और हमने उसको बागपत पुलिस को दे दिया इसका, क्योंकि इसने सुनेड़ा गांव का नाम बताया था। तो पुलिस अपना जांच करेगी उसकी। क्या फ़ोन कॉल द्वारा कहा गया है? पहले फ़ोन कॉल तो पहले भी जो फ़ोन करे, पहले तो चेहरा बिगाड़ने की बात करी और फिर न्यूसेंस करते हैं, गाली गलौज करते हैं। पहले भी तो साहब कई बार फ़ोन कॉल आ चुका है, तो क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? देखो, यहाँ पे भी बहुत बार पुलिस को देते हैं लिख के, कुछ पे पुलिस कार्रवाई कर देती है, कुछ को पेंडिंग डाल दें और अलग अलग जगह ही रिपोर्ट करवाते हैं। बहुत जगह अवॉइड कर देते हैं, उनके नंबर ब्लॉक कर दें, लेकिन वे फिर घुमा फिरा के दूसरे नंबरों से बात कर लें। क्या लगता है साहब, क्या हो सकता है अब मानसिकता खराब है लोगों की, क्या कर जाएगा। देते रहे तो सब तरह के लोग मिले। ये तो एयरपोर्ट पे मिल जा, फ्लाइट के अंदर मिल जाते हैं। ये तो फ्लाइट के अंदर भी मिल जाते हैं। तो ये तो एक विचारधारा के लोग हैं। ये क्या लगता है जो सब क्या हो सकता है बार ये व्यक्तिगत ही लोग रहते हैं और कुछ फिर आईटी सेल के लोग रहते हैं इनके, जो ज़्यादा न्यूसेंस करवाते हैं, वो भी रहते हैं। और वो जांच का सब्जेक्ट है, पुलिस अपना जांच करे इसमें। लगभग कितनी बार आपके पास ये कॉल? बहुत बार आ गया होगा, बहुत तो रिपोर्ट ही दर्ज हुई, मतलब 15-20 तो रिपोर्ट ही दर्ज करी और बहुत को फिर करते नहीं गए। इतनी रिपोर्ट कहाँ तक करोगे इनकी। इंडियन मीडिया की लेटेस्ट न्यूज के लिए इंडियन मीडिया लेटेस्ट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खबरों की जो कि कई बार मेन मीडिया से हम लोग मिस कर देते हैं। जो टीवी पर हम लोग डिबेट देखते हैं उसमें मिस हो जाती है। तो राकेश टिकैत को जिस तरह से धमकियां आ रही हैं या और जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कई बार उनके बारे में बात नहीं होती है। जैसे वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। इसी तरह से कहीं साधु मंदिर के बाहर सो रहे थे, उनके ऊपर कोई अज्ञात गाड़ी उनको मार दिया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो इस तरह की कुछ खास खबरें हम आपके लिए लाए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कैबिनेट में मंजूर कर दी गई है, लेकिन आने वाले जो सर्दी वाला सत्र होगा, यानी शीत सत्र जो होगा, उसमें विस्तृत चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा होने के बाद में ये पता चलेगा कि एक देश और एक चुनाव आखिर लागू हो पाता है नहीं। हालांकि 2 बार में चुनाव की बात की गई है। पहली बार का जो सिस्टम रहेगा वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव रहेगा, वहीं दूसरी बार में जितने भी निकाय चुनाव है उसके करने की बात की गई है। हमारे साथ में तमाम दलों के लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं, समाजवादी के पार्टी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या फायदा होने वाला है? नरेंद्र मोदी जी का फैसला जो होता है देश के लिए होता है, देश को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, विपक्ष का काम होता है उसको जनता को गुमराह करना, जनता को बौखलाने का काम करना। ये लोग हताश हैं, ये एक साथ हार अपनी देख नहीं सकते, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा, एक ही दिन में इनको पता चल जाएगा देश की जनता कितनी किसके साथ है। उसी दिन इनको पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। अभी नरेंद्र मोदी जी की जनता हमेशा साथ रहती है और इनके साथ इनके लोग नहीं है, दिखावे के लिए मीडिया पे आते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना वो भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं। बेचारे परेशान हो गए सपा बसपा कांग्रेस में कार्य करते करते, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का विकास नहीं करा, तो और आम जन का और देशवासियों का क्या विकास लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। देखिए, और भी हमारे साथ में लोग हैं, आप समाज से भी हैं, कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से क्या नुकसान होने वाला है? मोदी सरकार की विफलताओं का प्रतीक है ये जो कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया। क्यों? ये भारतीय संघीय मूल ढांचे पर हमला है। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या बात करते हैं? ये अदूरदर्शी सरकार, देश की हानिकारक सरकार, तमाम मुद्दों से देश को भटकाना चाहती। ये मध्य रेलवे स्टेशन पर ये बात लाकर के देश को कंगाली के राह पर ले जाने के लिए खड़ी है और आके कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप ये समझिए, इसका ये मुद्दा नहीं है। ये आज ये कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन, ये असल में कहना चाहती है नो डेमोक्रेसी नो इलेक्शन। ये नो डेमोक्रेसी नो इलेक्शन के राह पर ले जाकर पूरे देश के अंदर कोने कोने पर हर वर्ग हर सेक्टर में जाकर के ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने भाजपा की मानसिकता को और जो आरएसएस
आरएसएस की घृणित विचारधारा है, घृणा की विचारधारा है, उसको स्थापित करके इलेक्शन में इतना रुपया खर्च होता है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तमाम पैसा खर्च होता है। दावा ये किया जा रहा है कि जो भी पैसा खर्च होगा तो कम से कम देश के विकास में तो काम आएगा। दो बार चुनाव कराने की जरूरत क्यों है? कैबिनेट की बैठक करें मोदी सरकार और अपनी तमाम जो मंत्री हैं इनके खर्चों पे कटौती कर दें, देश का पैसा बच जाएगा। अरे क्या बात करते हैं आप? भाजपा की एक लूट वाली सरकार जो देश को लूट करके खोखला बना रही है, आप खर्चे की बात कर रहे हैं। खर्चा, ये देश तैयार है एक चुनाव कराने के लिए? क्या बात करते हैं? हर राज्य का चुनाव अलग मुद्दा है और नगर निगम का चुनाव अलग मुद्दा है, नगर पंचायत का चुनाव मुद्दा अलग है, देश का चुनाव अलग है। अरे और देश विविधताओं से भरा पड़ा है। आसाम में कोई और भाषा बोली जाती, तमिलनाडु में कुछ और बोले। ये कहीं ना कहीं पूरे देश को गुमराह करना चाहती है और कहीं ना कहीं देश उलझा रहे अन्य बातों पर, महंगाई और बेरोजगारी पर बात ना हो, बदहाल शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा पर बात ना हो। ये उस बात को लेकर के ये मोदी सरकार ने समझ लिया है कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाओ, कोई ना कोई एक नफरत भरा बयान आ रहा होगा, अभी कल वो फेंकेगा, परसों वो ये भाजपा कहीं ना कहीं ऐसा एक अड्डा बन चुका है कि भाजपा देश के अंदर भाजपा मतलब भारतीय जंगल राज पार्टी और भारतीय झूठी पार्टी। झूठ फैलाओ लूट करो, झूठ फैलाओ लूट करो, झूठ फैलाओ लूट करो। वन नेशन वन इलेक्शन क्या नुकसान रहेगा क्या? देखिए, देश के लिए जो जरूरत है वो वन नेशन वन इलेक्शन की है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो है पुरानी 2 सरकारों में विफलता के कारण वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाहते हैं। ये देश को, संविधान को बदल करके देश में मनुस्मृति स्थापित करके और तानाशाही का रवैया अपनाना चाहते हैं। ये इनको मालूम है कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के मूल ढांचे को बिना बदले लागू हो ही नहीं सकता, लेकिन एक फूका जनता के लिए लेकर के आए कि हम ऐसा बदल देंगे और जनता को ये बता रहे हैं कि साहब इसमें खर्चा कम होगा। जिस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर अरबों खरबों रुपए डेली, करोड़ों रुपए डेली खर्च होते हैं, उसके सूट बूट पर, पेन पर करोड़ों रुपए डेली खर्च होते हैं, वो जनता को ये समझा रहे हैं कि साहब इस पर जो है एक साथ चुनाव करा देंगे तो खर्चा कम होगा। देश में कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है, आपकी सेना इस तरीके की वहाँ पे नहीं है कि जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाए। देश की अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरीके के चुनाव होते हैं, राज्य सरकारों का अपना एक अलग अधिकार है चुनाव कराने का। आप सबको छीन करके वन नेशन वन इलेक्शन में खत्म कर देना चाहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 को बदलना पड़ेगा। उसके बाद में भी सब भारतीय संविधान के मूल ढांचे को बदलना पड़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा केशवानंद भारती केस में कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। लेकिन सरकार जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए और वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात कर रही है। उसके बाद में भी आपने कैबिनेट की मीटिंग करी, क्या राज्य सरकारों को न्योता दिया गया कि आप आकर के वन नेशन वन इलेक्शन में सहमति जताइए? चर्चा होगी ना, ये कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन चर्चा होगी उस दिन आप सदन की हालत देखिएगा। पुराने बिल आप देखिए किस तरीके से इन्होंने पास करे हैं। आप अगर वाकई में देश हित के लिए अगर बात करते हैं तो जिस आज विरोध पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है तो आप नहीं लागू करिए, जनता विरोध कर रही है आप नहीं लागू करिए, लेकिन जोर जबरदस्ती से देश की जनता को गुमराह करने के लिए और राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं और देश को तानाशाही की तरफ ढकेलना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है। क्यों ना वन नेशन वन हेल्थ हो, क्यों ना वन नेशन वन एजुकेशन हो, क्योंकि इस देश का जो गरीब तबका है वो पूछ रहा है। जब एक साथ चुनाव हो सकते हैं सरकार की नज़र में, तो एक साथ शिक्षा व्यवस्था, एक साथ स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों अच्छी नहीं हो सकती है? आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव होने जा रहे थे। उस एमएलसी के चुनाव में सपा के एक प्रत्याशी हैं उदयवीर सिंह, उनको पीट दिया गया। किस वजह से? क्योंकि वहां पर पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो जहां पुलिस व्यवस्था एक छोटे से चुनाव में ठीक नहीं थी, तो एक साथ वन नेशन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव कैसा हो सकता है? तो इसलिए इस चीज का विरोध हम भी करते हैं और उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता करेगी, और वो देश की जनता करेगी जो देश की जनता शिक्षा व्यवस्था अच्छा चाहती है और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा चाहती है। तो इसलिए जनता भी विरोध करेगी और सबसे ज्यादा विरोध इसका युवा करेंगे। एक युवा और साथ में युवा देश का कर्जदार होता है। बोलता हूँ क्या नुकसान रहने वाला है? सरकार कह रही है कि एक चुनाव होगा, देश का फायदा होगा, तमाम ये पैसा चुनावों में अलग अलग जगह खर्च होता है, जब एक बार में दोनों चुनाव होंगे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ये चुनाव तो नहीं होगा, इस चुनाव के तो पुरजोर से विरोध में ये चुनाव नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये, अभी एक साथी खड़े थे हमारे भाजपा के, वो बोल रहे थे कि सरकार विरोधी जो दल हैं वो निराश हैं, हताशा हैं। वो निराश और हताशा खुद ही हैं और इतने डरे हुए हैं ये भाजपाई कि चुनाव की अभी तक घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, इतने घबराए हुए हैं ये भाजपा। मायावती इसके समर्थन में आ गई है। बिस्तर चर्चा हुई, अगर बिस्तर चर्चा होने के बाद में
राहुल गांधी हों या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव हों, इन्होंने अगर स्वीकृति दे दी फिर क्या करिएगा? ये संविधान पर हमला है। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जो पूरी राजनीति ला के स्थापित कर दी है कि देश को संविधान और आरक्षण दो, देश के अंदर ये राजनीति इस वक्त चल रही है। देश के इस वक्त राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। मोदी युग खत्म हो चुका। ये 2024 में लोकसभा चुनाव में आप अगर ये देखें कहीं ना कहीं, अभी आप देखें वक्फ अमेंडमेंट बिल को ये ले आकर के जेपीसी में गया है। ये कहीं ना कहीं वक्फ किसकी? अच्छा, अखिलेश यादव अगर इसके समर्थन में आ जाएंगे, राहुल गांधी समर्थन में आएंगे, क्योंकि पहले आप आरएलडी का प्रतिक्रिया थे, जयंत चौधरी समर्थन में, मायावती समर्थन में आ रही हैं, फिर क्या करिएगा? युवा क्या करिएगा? देखिए, एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थित दल हैं वो भी इसके समर्थन में नहीं आएंगे, क्योंकि सबको मालूम है इस कानून, इस बिल के जरिए केंद्रीय पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी देश के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, कभी फेवर में नहीं आएंगे। इस बिल के फेवर में सिर्फ वही आदमी आएगा जो मनुवाद को ध्यान में रखते हुए देश में तानाशाही का रवैया स्थापित करना चाहता हो। उसके लिए सिर्फ दो ही नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। उसके अलावा कोई भी नेता, आप बिहार चले जाइए, नीतीश कुमार इसके फेवर में नहीं आएंगे, चंद्रबाबू नायडू इसके मैं लिख के दे रहा हूं। देखिए, इनके फेवर में कौन कौन आने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम ये नेता थे अपनी अपनी पार्टियों से प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोगों से हमारी बात हुई, इनका साफ तौर से यही कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो फेवर में जरूर आए। अब हालांकि शीर्ष सत्र में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा होने के बाद में आखिर कब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा या नहीं होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अलीगढ़ का युवा कहीं ना कहीं इसका विरोध करता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विवाद को लेकर इस समय पूरे देश में विमर्श चल रहा है। जिस तरीके से मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से भावनाएं आहत हुई और होनी भी चाहिए, चर्बी का इस्तेमाल हुआ, ये लैब की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। उसके बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लेकिन हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, यहाँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो प्रसाद है वो तैयार हो रहा है। ये वो प्रसाद है जो श्रद्धालु हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर प्रसाद तैयार कराया जाता है शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, और यही प्रसाद सुगम दर्शन के लिए या जो लोग दर्शन करके प्रसाद लेकर घर जाना चाहते हैं वो यही प्रसाद लेकर घर की ओर रवाना होते हैं। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि ये वो प्रसाद नहीं है जो बाबा को चढ़ता है। बाबा का जो राग भोग है वो मंदिर में ही तैयार किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ बाबा का जो भोग है, चाहे वो राजभोग हो, चाहे वो शयन आरती के समय बाबा को खीर चढ़ती हो, या सप्तऋषि आरती के समय जो बाबा को दूध मेवा चढ़ता है, वो सारा कुछ मंदिर के अंदर ही तैयार होता है। ये वो प्रसाद है जो श्रद्धालु अपने साथ घर लेकर जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रसाद देखिए यहाँ तैयार हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार जी। तो ये प्रसाद आप ही तैयार करा रहे हैं? हम ही तैयार करते हैं। क्या नाम है इस आपके एजेंसी का? महालक्ष्मी ट्रेडर्स जी। कितनी एजेंसी हैं जिस समय प्रसाद तैयार कर रहे हैं? 2 लोग हैं जी। एक महालक्ष्मी ट्रेडर्स करके है जी, एक बेला पापड़ समूह जी, 2 लोग बनाते हैं जी। तो ये वो प्रसाद है जो भक्तगण लेके जाते हैं, श्रद्धालु लेके जाते हैं। बाबा को जो प्रसाद चढ़ता है, बाबा का जो भोग होता है, उसका इससे कोई मतलब नहीं। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो मंदिर प्रांगण में बनता है। मंदिर के नियुक्त कर्मचारी बनाते हैं उसको, जो रोज का वहाँ दोपहर का राजभोग है, शाम का प्रसाद है, सायं की आरती के समय का प्रसाद है, वो वहाँ बनता है। जी जी। तो ये रोजाना कितना प्रसाद तैयार होता है? 200 किलो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 400 किलो। समय त्योहार पर, सोमवार को, सावन में, ऐसे मतलब 200 किलो से 400 किलो रोज बनता है। जी हाँ, जी। अलग अलग मौकों पर जैसी भीड़ है। जैसी भीड़ है। जी हाँ। और ये सुगम दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं या जो प्रसाद लेकर जाना चाहिए, वो प्रसाद है? ये वो प्रसाद है। रोज के प्रसाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। कितने दिन ठहरता है ये लड्डू जो है? अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 8 से 10 दिन मानते हैं। समय सब अनुकूल हो, मौसम के खिलाफ न हो, सब ओकेशन न हो, तो 8 से 10 दिन चल जाता है। अच्छा, क्या क्या रहता है इस प्रसाद में? जो बनता है लड्डू, क्या क्या रहता है इसमें? गेहूं के आटा और चने की दाल के बेसन और वो देसी घी से चूरमा बना करके उसको फिर फ्राई करके पीस करके उसमें फिर वो मावा और उसमें काजू, बादाम, छोटी इलायची और केसर मिला करके फिर इसका लड्डू बनाते हैं। ठीक। आपने भी सुना होगा
जो तिरुमला में हुआ, प्रसाद को लेकर जो विवाद हुआ, अगर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पैटर्न है, अगर वहाँ भी वो पैटर्न लागू होता तो ये दिक्कत तो नहीं आती? तो ये दिक्कत फिर कभी नहीं आती, क्योंकि मंदिर के अंदर बनाने वाला प्रसाद का जो तरीका है वो बहुत लार्ज है, और जहाँ बड़े काम होते हैं वहाँ दिक्कत आती है। और उसको यदि 8 काम 10 जगह पर डिवाइड कर दिया जाए तो किसी सनातनी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी बड़ी गलती कर जाए जो भगवान से न डरता हो। वहाँ तो भगवान से भी नहीं डरते लोग। अच्छा, एक चीज़ चूँकि घी को लेकर समस्या हुई है कि मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ, उसमें जानवर की चर्बी मिली हुई थी। आप जो घी का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से मंगाते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी है पराग, वो गोवर्धन घी बनाती है, उसी से लेते हैं। तो और समय समय पर मंदिर प्रशासन और हम लोग इसका जांच कराते हैं। उसकी जो विहित एजेंसियां हैं जांच की, FSSAI है, और मंदिर स्वयं कराती है। मंदिर के SDM है, CEO है, हमेशा जांच कराते रहते हैं। आप भी लैब रिपोर्ट मांगते हैं? हम भी रिपोर्ट मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? लाइबिलिटी के दिन हम भी आएंगे तो। लेकिन किसी सनातनी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो। तो वहाँ 2 बात थी, एक बल्क में प्रसाद बन रहा था और दूसरा वही प्रसाद भगवान को भी चढ़ रहा था। ये जो सबसे बड़ी समस्या थी कि वही प्रसाद, मिलावटी प्रसाद भगवान को भी चढ़ाया गया। जी हाँ, जी हाँ। ये काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बाबा के लिए अलग प्रसाद बनता है, वहीं बनता है। हाँ, वो प्रसाद वहाँ बनता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी है। और जो वहीं पर प्रसाद बनता है वो वहाँ के दंडी स्वामी और कुछ स्टाफ जो पुजारी हैं, तो अपने शुद्ध घी से तैयार और सब कुछ प्रॉपर तरीके से बनता है। वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा फर्क है तिरुपति बालाजी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कि बाबा को जो भोग चढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए तैयार किया जाता है, तो उसमें संभावना ही नहीं है, बिल्कुल असंभव है कि उसमें कोई मिलावट हो, चूँकि बाबा के लिए तैयार किया जाता है। कौन कौन सा प्रसाद वहाँ बाबा को चढ़ता है? नहीं, वो दोपहर में राजभोग है, तो राजभोग में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरा जो ट्रेडिशनल रसोई है। शाम के सप्तऋषि आरती में जो दूध, फल, मेवा ये भोग लगती है। रात को शयन की आरती के समय प्रॉपर खीर का एकदम बढ़िया दूध। सिर्फ बाबा के लिए 2-4 किलो, इससे ज़्यादा क्या तैयार होता है? 20 किलो, 20 किलो, 20-25 किलो, 20-25 किलो की रसोई 100 आदमी के लिए बनती है। 100, तो उसमें मिलावट की कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, वो थोड़ी बनती है और प्रसाद बढ़ जाती है। और ये सब बड़ा काम है, और ये अलग अलग वेंडर बनाते हैं। तो उतनी ही बनाते हैं जितनी उनकी क्षमता हो, क्षमता से ज़्यादा बनाना ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है वहाँ क्या गलती हुई? वो लोग लैब रिपोर्ट नहीं मांगते थे या वाकई सब भ्रष्ट हो चुके थे? भ्रष्ट हो चुके थे, ज़्यादा नहीं हमको बोलना चाहिए। मंदिर की चीज़ है तो अब हम वहाँ पर के बारे में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि सारी बहुत बड़ी बल्क व्यवस्था होने से और स्वयं मंदिर में बनने से सारी चीज़ें गड़बड़ वहाँ हुई है। बात कर सकते हैं तो जो लोग तैयार कर रहे हैं उनसे बात कर ले। क्या दीदी, क्या नाम है आपका? गुड़िया। कब से प्रसाद बना रही हैं? हम बना रहे हैं 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो बिल्कुल पवित्र भाव से शुचिता ये दिमाग में आता है कि भगवान का काम कर रहे हैं? हाँ, आता है। तो अच्छा लगता है प्रसाद? बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मुख्यतः मूलतः ये भावना का मामला है। अगर आपकी भावना जुड़ी हुई है, चूँकि शिव की नगरी है और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो एक अलग व्यवस्था है कि बाबा के लिए जो प्रसाद तैयार होगा वो मंदिर में ही तैयार होगा, पुजारी तैयार करेंगे, वहाँ का जो मंदिर प्रशासन का स्टाफ है वो उस प्रसाद को तैयार कराएगा। 100 लोगों के लिए 100 लोग इसलिए कि बाबा को जो भोग चढ़ता है वो प्रसाद के रूप में बढ़ता भी है, तो बहुत ज़्यादा तो 80-100 लोगों को वो प्रसाद मिलता है। उसमें मिलावट की संभावना है ही नहीं, उसमें आप क्या मिलावट करेंगे? चूँकि जो तिरुपति बालाजी में प्रसाद चढ़ता था, बंटता था, बल्क में प्रसाद बनता है वहाँ तो अरबों खरबों रुपए का खेल है। तो ये 2 अंतर हैं। एक तो यहाँ जो प्रसाद बनता है बहुत सीमित प्रसाद बनता है, सरकार के ही फर्म से घी की सप्लाई होती है, समय समय पर उसकी लैब रिपोर्ट मांगी जाती है, और बाबा का जो भोग चढ़ता है वो अलग मंदिर में तैयार होता है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पैटर्न है, अगर ये तिरुपति बालाजी भी अगर वहाँ भी ये पैटर्न अगर लोग अपना ले तो शायद इस तरीके की जो गलती है, पाप है, उससे आने वाले समय में बचा जा सकेगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश का असर मुरादाबाद जनपद में देखने को मिला है। मुरादाबाद जनपद की रामगंगा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर अस्थायी पुल बना हुआ था जो रामगंगा नदी का जल बढ़ने की वजह से बह गया है। स्थानीय लोग
नाव का सहारा लेकर एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं। रामगंगा नदी के किनारे काफ़ी लोग खेती करते हैं। अगर बात करें उन लोगों की खेती की तो खेती को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इस नाव का सहारा लेकर एक किनारे से लोग दूसरे किनारे जाते हैं और अपनी खेत पर पहुंचकर खेती करते हैं। यहाँ पर किसानों से बात की गई है। किसानों का कहना है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हैं मुरादाबाद के किसान। क्या नाम है आपका? अमन। अमन कहाँ से आ रहे हैं? नदी पार। नदी पार से क्या करते हैं? नदी पार चारा काट के। अच्छा, तो फसल भी बेकार हो गई? सब बेकार हो गए, कुछ ना है। अच्छा, तो क्या स्थिति है पानी की? गोभी लगी हुई 10,000 रुपए की, सब बैठ गई नीचे को। अच्छा, काफी नुकसान हुआ फसल हाँ, धान सब खराब है। अच्छा, रामगंगा नदी का पानी बढ़ा था उसकी वजह से? जी। तो कितना पानी आ गया था, क्या स्थिति है? यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से पानी था। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, रामगंगा नदी अभी आपने पार करी है, क्या समस्याएं हैं? क्या समस्या यही है, जब बाढ़ आ जाती है तो सारी खेती नष्ट हो जाती है। और क्या, और रोज आना जाना नदी पार करके ही है। कितना फसल का नुकसान हो गया बाढ़ आने की वजह से? अब ये सब नुकसान ही है, बस ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारी फसल नष्ट है। सब फसल पानी में बेकार हो गई। कितने का नुकसान हुआ होगा किसानों का? अब ये तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, हर तरह की फसल हो सकती है ना। अच्छा, तो काफी नुकसान है। काफी नुकसान है, धान भी था इसमें, लोबिया भी था, मिर्च भी थी, अमरूद भी था, तोरी भी थी। अगर इसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता ना। क्या नाम है आपका? रेशम। रेशम जी, बाढ़ आई थी, उससे बाढ़ आने से कितनी परेशानी रामगंगा किनारे लोगों को हुई है? ये बताओ, सबकी फसलें मारी गई, धानों की, गोभी लगाई तो वो मारी गई, मिर्चें मारी गई, ठाट करते लोग बाढ़ तो वो खराब हो गए। कोई फायदा है? जब तक पुल ना बने तो कोई वो नहीं है हमारे लिए अच्छा। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से करेंगे मांग, क्या बोले, गरीबों की सहायता करें, पुल बनवाएं थोड़ी बहुत यहाँ पे। अब जो रोड बन के आएगा तो गरीब लोग कहाँ जाएगा ये बताओ। जब रोड बन गया तो सब किसान तो बेकार ही हैं, कोई फायदा ही नहीं है उनके लिए। अस्थायी पुल यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन रामगंगा में जब जल स्तर बढ़ा था तो वो पुल बह गया था, जिसके बाद नाव का सहारा लेकर ये लोग एक किनारे से दूसरे किनारे गए हैं। यहाँ पर जिनके द्वारा नाव चलवाई जाती है उनसे बात की गई है, उनके द्वारा बताया गया क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई, नाव चलाते हैं, क्या समस्याएं हैं रामगंगा में जल स्तर बढ़ने में? क्या परेशानी हुई है? बहुत परेशानी हुई है यहाँ पे, जल स्तर बढ़ गया था, यहाँ तक आया था, नाव का आगे तक बहुत परेशानी हुई। और यहाँ कोसी नदी में नाव गई थी, वहाँ बहुत गाँव में पानी भर गया था, और यहाँ भी सब गाँव में पानी भर गया था। यहाँ पे सबकी ज़मीनें कट गई हैं यहाँ पे आगे। काफी नुकसान हुआ है। हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, पहले अस्थायी पुल भी बना हुआ था यहाँ पे? हाँ, बना हुआ था, वो डूब गया, बह गया वो, पानी के बहाव से बह गया वो। काफी नुकसान हुआ। हाँ, लगातार रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से काफ़ी सारी परेशानियां किसानों के सामने हुई हैं। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर बताया है और सरकार से मदद की भी गुहार लगाई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। मुंबई का हिट एंड रन केस तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश को दहला दिया था, जिसमें आरोपियों ने रात में सड़क के किनारे सोते हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई। ऐसा ही कुछ मामला कानपुर में देखने को मिला है, जहां पर देर रात को एक अज्ञात वाहन ने साधु दंपत्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इसकी वजह से दंपत्ति की मौत हो गई। दरअसल देर रात को ये भिक्षु साधु, जो कि भिक्षा मांग के अपने जीवन बसर किया करते थे, वो रात को आके सड़क के किनारे सो जाते थे परमठ मंदिर के पास में, और वहीं पे वो सो रहे थे जब देर रात को, शुक्रवार की देर रात को, किसी अज्ञात वाहन ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। थाना ग्वाल टोली के अंतर्गत परमठ चौकी क्षेत्र में आज एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव सुबह मिला है। एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात वाहन के टायर चढ़ जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इनके विषय में छानबीन की गई तो ये, इनका नाम निर्भयानंद और उनकी पत्नी का नाम शांति देवी है। ये ग्राम बांधगांव थाना समिति के रहने वाले हैं। इस संबंध में ये और पता चला कि ये भिक्षा मांग करके रात्रि में आकर के यहीं पर सो जाते थे सड़क पर, और इस संबंध में CCTV कैमरे की छानबीन की जा रही है और अज्ञात वाहन चालक और वाहन का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इनको पता करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो वाहन कौन सा था। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, उनकी भी गहनता से जांच हो रही है और पुलिस का ये कहना है कि वाहन को चिन्हित करने के बाद जो ड्राइवर होगा, जो उसका मालिक होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। चौधरी साहब शामली पहुंचे हैं, कार्यालय का शुभारंभ भी किया है, क्या संदेश कार्यकर्ताओं को दी? देखिए, कार्यकर्ताओं से ही हमारी ताकत है। आज जिस प्रकार से मेरी जवाबदेही है, हमारी सरकार के मंत्री की और विधायकों की और सांसदों की जवाबदेही है, वही जवाबदेही हमारे कार्यकर्ताओं की भी है। गांव में जो समस्याएं हैं उनको लोग समझें और उनके निवारण का पूरा भरपूर प्रयास करना है। उनको हम ताकत भी देंगे कार्यकर्ताओं को। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से की है। आज कार्यकर्ताओं के कहने पे ही टिकट बांटे जाते हैं हमारे दल में और उनके प्रयासों से ही हम पार्टी में चुनाव जो लड़ती है और जीत पाते हैं। अरे चौधरी साहब, जो ओवैसी है वो लगातार हमला कर रहे हैं। मोदी जी वक्फ बोर्ड को लेकर के उन्होंने हमला किया कि हमारी मस्जिदों को कब्जाना चाहते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए एक समिति बनाई गई है JPC, और उसमें सुनवाई जो है, जो भी इस तरह की शिकायत है, जो भी विचार है, उनकी हो रही है। अच्छा, लगातार ओवैसी हमला कर रहे हैं। और जो सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है संसद में, हो सकता है उसमें कोई प्रारूप में परिवर्तन हो जाए। चौधरी साहब, JPC अपने सुझाव देगी। चौधरी साहब, पश्चिम यूपी पे आप लोग क्या कहेंगे? फिर मुद्दा उठ रहा है, पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाए। मैं तो उस पर कई बार कह चुका, मैं तो कह चुका, मैं कई बार कह चुका भाई। चौधरी साहब, आपने कहा है शामली जिले में भर भर के वोट मिले हैं, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्हीं का काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा कौन मामला है? कौन सा मामला बताओ? ऐसे कई मामले हैं सर। गन्ना भुगतान का है, बिजली की समस्या भी आपके सामने आई है। शामली में यहाँ किसानों ने प्रयास किया, थोड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसा नहीं, मैं उसका संज्ञान लगातार ले रहा हूँ और अब कुछ सुधार की आवश्यकता जो थी, उम्मीद है कि अब सुधार हो। अच्छा, और मैं बताना चाहता हूँ, मेरी और मुख्यमंत्री जी की इस संबंध में कई बार वार्ता हो चुकी है। वह खुद इस बात को लेकर गंभीर है। वह खुद, जब कोई हमारा विधायक जाता है, आप पूछ सकते हैं विधायकों से, वो पहली बात यही पूछते हैं कि गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति। योजना पे अब आपका क्या स्टैंड, क्योंकि आप इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। अभी तो ये है कि जो सिस्टम में लड़के आए हैं, हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। और छपरौली में जो हमने सेंटर खोला, उसमें आउटडोर जिम भी है, इंडोर जिम भी है, लैब भी है, उनकी मेंटल, उनके लिए ट्रेनिंग भी है। जो उनका साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है, उसके लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं कि जिनका नंबर आया, कम से कम उनकी तो नौकरी लग जाए। चौधरी साहब,